हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस का पार्ट नंबर सेकंड। ये क्वांट के हैं जो कि सीयूटी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। देखो, पार्ट नंबर फर्स्ट में भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए और पार्ट नंबर सेकंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी के सभी जो एमसीक्यू आने वाले हैं वो सभी देख कर जाओ, क्योंकि इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपका क्वांट कहीं से भी नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला। तो उम्मीद करता हूं आप ये पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, एक एक चीज को समझेंगे किस तरीके से कराई जा रही है और एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना। एक है इंस्टाग्राम चैनल, एक है यूट्यूब चैनल, एक है टेलीग्राम चैनल। इनको फॉलो कर लो ताकि सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है अब आपको मिलती रहे, अप टू डेट आप रहो सारी इंफॉर्मेशन। और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो ताकि आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करने में हेल्प मिले। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल। ये समझने वाली बात है कि ये चीज जो आपके एग्जाम में आने वाली है ना, वो यहीं से आ रहे हैं। अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सीयूटी में वो यहीं से हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस है। तो यहीं से देखना है और इसको सारे के सारे बच्चे क्या करें, सॉल्व करें, बैठ के पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें जरूर। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आज के बारे में देखो क्या है। In 80 liter mixture of milk and water, the ratio of amount of milk that of amount of water 7:3. In order to make the ratio 2:1, how many liter of water should be added? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को समझो। पहले क्या है, एक रेशियो दिया था 7:3 जो 80 लीटर मिक्सचर था। ठीक है, अब रेशियो नया कर दिया 2:1 और बोला गया है कि भाई साहब इसमें कितना वाटर हम ऐड करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो सिर्फ इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ये मिल्क है, ये वाटर है, तो मिल्क का जो रेशियो है ना, ये सेम होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि मिल्क के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, मिल्क चेंज करना है या नहीं चेंज करना, कुछ भी नहीं बोला है। तो इसका मतलब जो मिल्क है ये सेम है, सिर्फ चेंज किस में आया, वोटर में चेंज आया। तो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो रेशियो 14:6, 14:7 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आंसर गिवन है ना, वो तुम्हारा लीटर में गिवन है, न्यू रेशियो में नहीं गिवन, लीटर में गिवन है। तो ध्यान से समझना, ये जो रेशियो था ना, ये 80 लीटर के इक्वल है। इसका मतलब जो हमने ऐड करके 20 वैल्यू निकाली है ना, ये 80 लीटर के बराबर है। इसका मतलब एक की वैल्यू 4 है। अब उसने बोला कितने लीटर वाटर हम ऐड करेंगे, ये नहीं पूछा कि पहले कितना पानी था या बाद में कितना पानी था, उसने पूछा कितना ऐड करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, हमने कितना ऐड किया, यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ाई है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है उसने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4 लीटर है। तो 4 लीटर हमारा आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन समझ आया? देखो, जब भी क्वेश्चन के अंदर वोटर को अगर बोला जाए कि भाई कितना पानी ऐड करना है, तो हमेशा दूसरी चीज को कांस्टेंट समझो। दूसरी चीज को आप अगर कांस्टेंट समझोगे तो उसी को सबसे पहले कांस्टेंट बनाओ। जैसे ही वो कांस्टेंट बनेगा, ऑटोमेटिकली वोटर अपने आप ही इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां से जो ऐड किया या डिक्रीज की वैल्यू पूछी जाएगी तो वो कर देनी है। इसमें ऐड की पूछी थी, काफी काफी बार डिक्रीज भी के लिए भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ गई हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने चीजें की थी। बोला इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, अब बोला क्वेश्चन के अंदर कि भाई साहब जो एंगल पी है ना, वो एंगल आर, ये दोनों 150 के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एंगल पी थ्राइस ऑफ एंगल क्यू, ये 170 के बराबर है। अब दिमाग में क्वेश्चन में क्या आता है, हमें निकालना क्या है, एंगल पी निकालना है। अब क्वेश्चन में आएगा भाई ये 150 है, ये 170 है, तो किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ तो हमें तो एक ही प्रॉपर्टी पता, तो वही प्रॉपर्टी लगानी है भाई। ये ट्रायंगल के अंदर है, तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी हमने पता है कि तीन एंगल्स का जो सम होता है, तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इतनी बात समझ आ गई। बस इसी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी अगर आपको आती है तो चीजें समझ आ जाओगे। एक्सटर्नल कोई है नहीं, बाहर से तो कुछ है नहीं, तो कोई और प्रॉपर्टी लगाने वाली बात ही नहीं। यही प्रॉपर्टी हमें आती है ट्रायंगल की, यही
प्रॉपर्टी हमें लगानी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यहाँ पर बोला एंगल पी निकालो, तो एंगल पी को मैं ऐसे ही रखूं। अब यहाँ पे क्यू और आर की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि अगर सभी चीजों को क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, सभी चीजों को एक ही कांस्टेंट में चेंज कर लो। तो कैसे चेंज करूं, यहां से मैं एंगल आर की वैल्यू निकाल लूं, एंगल पी आ जाएगी। यहां से मैं थ्राइस ऑफ एंगल क्यू है गिवन, तो मैं यहां से एंगल पी की क्यू की वैल्यू निकाल लूं, तो एंगल क्यू की वैल्यू 170 माइनस एंगल पी बाय 3 आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं भाई, एक सेकेंड। ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एंगल क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पुट कर दो, तो एंगल क्यू की वैल्यू 170 माइनस एंगल पी बटे 3, ठीक है, प्लस एंगल 150 150 माइनस एंगल पी इक्वल टू 180। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। कैसे समझना है कि देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। 150 को दूसरी तरफ भेज दो, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट करो कैलकुलेशन। ये 30 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये चीज 90 हो जाएगी, तो एंगल पी की वैल्यू 80 आ जाएगी। इस तरीके से करना था, सिंपल। अगर एंगल आर की पूछेगा तो यहाँ पुट कर देना, एंगल क्यू की पूछेगा तो यहाँ पुट कर देना। इस तरीके से सिंपल तरीके से निकाले तो हमें एक ही प्रॉपर्टी पता थी। ठीक है, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सम एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लगा दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, वहां पे सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, सिर्फ आपको समझ आ चुकी होगी भाई यहीं से क्या, एंगल पी की वैल्यू। जब भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए तो एक जो कांस्टेंट जो तीनों में या दोनों में है वो एक बार मान लेना है, उसके अंदर सारी वैल्यू निकाल लेनी, उसके बाद क्वेश्चन आगे करना है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, अमन इन्वेस्टेड पी प्लस 3000 फॉर 3 ईयर फॉर एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। अनुज इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ पी फॉर 2 ईयर्स 12% कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो जब भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का ना, तो सबसे मेन चीज होती है इफेक्टिव रेट। क्या होता है इफेक्टिव रेट, अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालना आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का तो सिंपल सा निकलता है, आर और टी को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 24%। मगर इसका जो निकलता है आर और टी से ही होता है, मगर यहाँ पर क्या होता है, रेट थोड़ा सा बदल जाता है। ये चैप्टर मैंने कराया हुआ है, पूरा चैप्टर कराया हुआ है, पूरी अच्छी तरीके से कराया हुआ है, तो वो जाकर आप वहां पे देख लोगे। तो यहाँ पर आर और टी है, मगर यहाँ पे बोला 2 साल के अंदर 12% इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैसे मिलता है, यहाँ पर जैसे पहले साल 12%, सेकेंड ईयर 12%, और फिर इसके बाद इस 12% पे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं हम, इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं एक्स वाई करके। या फिर फॉर्मूला अगर नहीं समझ आता तो तुम्हें मैंने बताया हुआ है 12% के लिए 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना होता है, ठीक है, वो याद रख लेना। तो यहाँ पर 12 इंटू 12/100, तो 24 प्लस 1.44, तो आ जाएगा 25.44। तो यहाँ पर आ गया 25.44, ठीक है, परसेंट। ये चीज तुम्हें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में बोला है भाई साहब P प्लस 3000 जो मैंने इन्वेस्ट किया है 24% पे, ठीक है, और आगे क्या बोला है, रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इससे भी इतना इंटरेस्ट मिलेगा और इससे भी इतना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा मैं कि भाई पी इंटू आर इंटू क्यू, बस इतना करना है, अमाउंट पर मल्टीप्लाई कर देना इंटरेस्ट को। तो यहां पर आ जाएगा पी इंटू 25.44, 25.44। देखो अब क्या करना है, ध्यान से सुनना, परसेंटेज से परसेंटेज दोनों तरफ कैंसिल होगी, कोई जरूरत नहीं 100 लिखने की। अब देखो 24 को पी से करूंगा तो पी इंटू 24 प्लस 24 इंटू 3000 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर पी से करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 25.44 पी, ये एक तरफ लेके जाओ तो 24 इंटू 3000, यहां पर आ जाएगा 1.44 पी। पी की वैल्यू यहां से निकालो, 24 इंटू 3000 बटे में 1.44, ठीक है। यहां से सोल्व करोगे तो ये 24 6 पे कट जाएगा और ये 500 पे कट जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। चलो इस तरीके से हम कर सकते हैं, पहला तरीका बिल्कुल तरीका है फर्स्ट, ठीक है। ये तरीका। सेकंड तरीका, क्या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन पुट कर सकते हो, इस वाले पॉइंट पर ऑप्शन पुट कर सकते हो, मगर वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो क्या करना है, समय बचाने के लिए, देखो दोनों तरफ पी है, दोनों तरफ पी है, तो क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लो पहले से ही,
इनका डिफरेंस ले लो पहले से ही, तो 1.44% यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब 1.44% जो है डिफरेंस किसके बराबर है, वो बराबर है 30,000 इंटू 24 के बराबर, 3,000 सॉरी 3,000 इंटू 24 के बराबर, इसके बराबर है। इस तरीके से निकाला, फिर वहां से वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, कोशिश करना सब चीजें समझ आ जाएगी। कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना, मैं वहां से भी सॉल्व कर दूंगा। चीजें अलग से वीडियो लेके आऊंगा ताकि तुम्हारा एग्जाम ना रहे, तुम टॉप क्लास कॉलेज के अंदर जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये वीडियोस देखकर जरूर जाना। बोला इन द दिल्ली जू देयर आर द सम डक्स एंड रैबिट्स। ठीक है, चलो इसमें थोड़ी सी बस, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना थोड़ी सी बस नॉलेज होनी चाहिए डक्स और रैबिट्स की। इफ द हेड आर, देखो हेड दोनों के सेम होते हैं, दोनों के हेड मिलाकर 160 है, मैंने यहाँ लिख दिया डक प्लस रैबिट। अब जो लेग्स है ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसके 2 होते हैं, इसके 4 होते हैं, वो 450 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, इसमें से कॉमन ले लो या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लो। डी प्लस में 2r बटे में 225, डी की वैल्यू यहां से निकाल लो या इनको ऊपर नीचे रख लो, ऐसे करके रख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई। ठीक है, टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ पर डी प्लस आर 160, ये माइनस माइनस इससे कैंसिल, आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 40 और 20 62, आर आ गया। मगर निकालना किसका है, डक्स का निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो आर इक्वल टू में 160 में से 65 माइनस कर दो, तो आंसर 95 आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है अंकित एंड राजू। देखो जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए कि टू स्टार्ट अ बिजनेस, ये क्वेश्चन होता है पार्टनरशिप से रिलेटेड। पार्टनरशिप में क्या होता है, बस इतना ध्यान रखना, जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसको ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, ईयर से या मंथ से मल्टीप्लाई कर देना, ईयर या मंथ से। और बीच में क्या लगाना, रेशो लगाना, बीच में क्या लगाना, रेशो। जो इनका रेशो आएगा ना, दो व्यक्तियों का जो रेशो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद या सॉल्व करने के बाद, वही प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, या कह सकते हैं प्रॉफिट रेशियो होगा। बस इतनी सी बात ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो बोला है दे इन्वेस्टमेंट 5500, देखो 5500 रुपए उसने 11 मंथ के लिए खर्च कर दिए, बोला है ना आफ्टर 11 मंथ, और इस व्यक्ति ने भी 6500 11 मंथ के लिए खर्च किए, दोनों सेम है। आगे बढ़ने के लिए द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 680, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो 11 से 11 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, और ये 11 की या 5 की टेबल से 11 और ये 13, तो रेशियो आ जाएगा 11:30, ये आ गया। अब यही तो बोला है, अब बोला है दोनों के बीच में डिफरेंस, मतलब अगर मैं मानूं 1 रुपया प्रॉफिट आना था तो इसमें 24 रुपए बनता ना प्रॉफिट, 11 इसको मिलता, 13 रुपए इसको मिलता, यही बात मिलती ना। मगर क्वेश्चन में क्या दे दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, उन्होंने बोला 680 जो रुपए हैं इन दोनों के बीच का अंतर है। तो इनके बीच में अंतर कितना है, दो की वैल्यू कितनी है 680, एक की वैल्यू कितनी है 340। अब पूछा किसका है, टोटल प्रॉफिट पूछा, इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 24 की। तो 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। अब देखो जीरो, यहाँ पे थोड़ा सा समय लेना, ठीक है, जीरो। अब देखो ये जीरो तो आ जाएगा, मगर 4 4 16 होता है, ये दोनों ऑप्शन तो चले गए, ये दोनों ऑप्शन चले गए। अब इन दोनों ऑप्शन पे ध्यान देना। तो देखो एक बात समझ में आते हैं, अगर थोड़ी सी जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर है 34 24, 34 24, ठीक है, 34 24, तो ये जो है 6800 से ज्यादा तो होगा, इसका ट्वाइस है तो 68 है, और 4 से भी मल्टीप्लाई करना है, जब इसका दुगुना 6800 है और 4 गुना है तो ऑप्शन में बड़ी अमाउंट आएगी, इसके नियर बाय तो आ नहीं सकती, क्योंकि 50% से ज्यादा, 50% के आसपास ही तो है ये 4। देखो चलो नहीं समझ आया तो मैं ये कहता हूं कि अपनी अपनी टेक्निक्स है, 34 को मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो 16 13 8 और ये आ गया 6, 6 1 8 और 0 था, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, वरना थोड़ा सा समय लगा ना। देखो यह 24 है, 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बना 68, और जब हम ये करेंगे, देखो यहाँ पर ये 4 है, 4 का मतलब है कि 34 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 34 को, तो इसका मतलब इसके आधे से थोड़ा सा कम तो होगा, इसके आसपास होगा, 1700 के आसपास होगा, 1700 के आसपास होगा अगर मैं मानूं तो। इसका मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी वो 8 के पास होगी, 8000 के पास होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। इस तरीके से थोड़ा सा समझोगे तो चीजें कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बोला है एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 50, तो 9 नंबर का एवरेज 50 है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 9 नंबर का एवरेज 50 है। आगे बोला है फर्स्ट 5 नंबर्स का एवरेज, 5 नंबर का एवरेज 54 है और लास्ट 3 का एवरेज 52 है। हमें 6 का निकालना, तो बड़ा आसान है क्वेश्चन। क्या करो, जब भी एवरेज दिया हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितने नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 450। ऐसे यहाँ पर 5 इंटू में 54 कर दो, तो यहाँ पर आएगा 270। देखो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होगा। 5 की मल्टीप्लीकेशन मैंने कहाँ पे सिखा रखी है, शॉर्ट्स में सिखा रखी है, तो वहां से सीख सकते हो तुम। ठीक है, 3 इंटू में 52 करूंगा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6, और ये आ जाएगा कितना 15, 156। ठीक है, इतनी बात समझिए। इन दोनों को प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है, क्योंकि देखो एक 9 व्यक्ति हैं, एक 5 व्यक्ति है और एक 3 व्यक्ति है, इनके बीच में ही तो कहीं ना कहीं आएगा ना इसका। तो इसमें क्या करना, इन दोनों को प्लस कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा 426, इसको माइनस कर देना, 450 माइनस 426, जैसे ही माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो 24 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करना। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 95, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या कहाँ कराया था, फॉर्मूला शीट में बताया था आपको, फॉर्मूला शीट में बताया था, सेम क्वेश्चन ऐसा ही था। और ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है 95 लीव अ रिमाइंडर, किसी नंबर को 95 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 43। उसी नंबर को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं, तो देखो ये चीज भूल जाओ किस नंबर से हमने डिवाइड किया था, वो पहले वाला भूल जाओ, बस रिमाइंडर को देखो, रिमाइंडर को देखो और नए नंबर को देखो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 38 से डिवाइड हो जाएगा, 5 कितना बचेगा रिमाइंडर, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। बस क्या करना है, जो पुराना नंबर था जिससे डिवाइड उसको भूल जाओ, वहां से सिर्फ रिमाइंडर पकड़ो और इस 19 को मल्टीप्लाई। अच्छा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अगर क्वेश्चन दिमाग में आए तो देखो एक बात सोच के देखो, एक बात सोच के देखो, मैंने क्या किया, 43 को मैं ऐड कर देता हूं, यहां पर ये आ गया 138, मैंने इसको डिवाइड किया 95 से। ठीक है, ऐसे डिवाइड किया, तो यहां से डिवाइड करने के बाद मुझे 43 रिमाइंडर बचा, 43 रिमाइंडर बचा। अब मैं इसी सेम नंबर को 19 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं 19 से यहाँ पर डिवाइड करने जाऊं तो यहाँ पर 133 से चला जाएगा और 5 रिमाइंडर बच जाएगा ना सेम। तो ध्यान से समझो, ये जो चीज है ये भी तो 19 से जानी चाहिए ना, ये चीज भी तो कहीं ना कहीं 19 का मल्टीपल हो, 19 से डिवाइड होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से चीजें करनी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्या करो, जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है उसको 19 से डिवाइड कर दो, जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा। इतनी बात समझ आई, सेकेंडों में क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अब आता है मीडियन वाला क्वेश्चन। मीडियन वाला देखो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले वाले जो एमसीक्यू में थे वो सारे क्वेश्चन कुछ अलग थे और ये वाले क्वेश्चन कुछ अलग है। तो इस तरीके से एक पैटर्न बनाया हमने कि ताकि तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरीके से सोल्व हो जाए, कि ताकि तुम उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लो। तो यही चीज तुम्हें बताइए। अब देखो मीडियन के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं मैं। जब भी मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के बारे में आए, वैसे तो कहते हैं ग्रुप अनग्रुप करते रहते हैं, मगर इंडिविजुअल सीरीज मैंने थोड़ी सी बताई है। तो देखो इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जहां पर सिर्फ एक टर्म गिवन हो, जिसे हम एक्स कहते हैं, जिसे हम एक्स कहते हैं, वो टर्म गिवन है। यहाँ पे भी तो यही टर्म गिवन है, एक्स ही तो गिवन है यहाँ पे। तो इसके लिए मीडियन के दो फॉर्मूले, एक ओड का फॉर्मूला n+1/2 टर्म और एक इवन का फॉर्मूला है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। अच्छा इससे पहले क्या करना होता है, इससे पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। हमें क्या करना होता है, डाटा अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग में करेंगे या फिर डिसेंडिंग में करेंगे, एक चीज में अरेंज करना है, अरेंज हो जाएगा। स्टेप सेकंड क्या करना होता है, जब अरेंज हो जाएगा डाटा तो उसको काउंट करना होता है। काउंट करने के बाद स्टेप थर्ड क्या करना होता है, देखना होता है ओड है या इवन है। अगर ओड है तो फॉर्मूला ये लगाना है, इवन है तो ये फॉर्मूला लगाना है, ये हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले अरेंज करते हैं, तो 1 7 13 15 18 19 23 24 28 31 32। अच्छा जैसे ही अरेंज करो काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पे भी काउंट करो 1 2 3
तो 5 6 7 8 9 10 11 11 तो हमने सारी चीजें सही अरेंज की। अब 11 का मतलब ओड वाला फॉर्मूला लगना चाहिए, ओड वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। तो ओड का फॉर्मूला क्या था भाई साहब? ओड का फॉर्मूला था n प्लस 1 बाय टूथ टर्म। तो इसका मतलब होता है n का मतलब 11 प्लस 1/2 टर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12/2, इसका मतलब 6 टर्म आ जाएगी। तो 6 नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे कौन है? 19। तो ये 19 ही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन में 19 है। देखो हर चीज समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट भी साथ में क्लियर कर रहा हूं। तो ये मत सोचना कि थोड़ा सा ज्यादा समय लग रहा है, समय नहीं लगने वाला है तुम्हें क्वेश्चन में, तुम सेकंडों में क्वेश्चन करोगे। ये तुम्हारे जो टाइमिंग है ना, ये 50 क्वेश्चन जो 1 आवर का, ये देखना कि तुम कितने सेकंड में करके आते हो, बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा चीजों को समझ के करो। चलो अब नेक्स्ट के बारे में बात करें। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5100 आफ्टर 3 इयर्स, 5950 आफ्टर 4 ईयर। देखो मैंने क्वेश्चन समझाए हुए हैं, ये क्वेश्चन सिंपल से कराए हुए हैं। इस क्वेश्चन में रेट निकालना, तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस 850 आया, ठीक है। 850 को ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहां पर एक बात समझ आएगी, एक बात समझ आएगी, जब हम परसेंटेज निकालते तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज से मुझे समझ आ जाएगा कि मेरा जो परसेंट रेट है वो यहां से निकल जाएगा। तो यहां से इसको सोल्व किया तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है। 17 की टेबल से कट गया 50/3, तो यही मेरा आंसर होगा 50/। इस तरीके से करना है, ठीक है। फॉर्मूला लगा सकते हो, बहुत सारे मैंने फॉर्मूले वाले इससे क्वेश्चन कराए हैं कि प्रिंसिपल इक्वल टू में पी सॉरी सी आई है ना, तो सी आई के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? सी आई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस में r बाय 100 पावर n, n को हम t कहते हैं, t भी लिख सकते हो, यहाँ पर t लिख सकते हो, माइनस प्रिंसिपल, ये चीज आएगी सी आई। तो इसको सोल्व करना, फिर दोबारा से एक बार और सोल्व करना, प्रिंसिपल वैल्यू किसको मान, तो मैंने यहीं पे डायरेक्ट कर दिया ना, ये मेरा प्रिंसिपल, ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। यहाँ पर जितना चेंज हुआ है वही चेंज परसेंटेज, वही रेट निकल के आ जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में एक ईयर का डिफरेंस हो तो इस तरीके से कर सकते हो। एक ईयर से ज्यादा हो तो मैंने रूट वाले फॉर्मूले लिखवाए हैं, वो जाकर देख सकते हो। तो पूरी वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखो, यहाँ पे पूरी वीडियो के बारे में नहीं पता, मगर कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा सकूं, कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें भी थोड़ी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूले की बात करूं, तो यही होता है नंबर ऑफ आउटकम्स बटे में टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में और बात कर सकते हैं कि इसका आंसर 1 से हमेशा या तो 1 के इक्वल आएगा या 1 से छोटा आएगा, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है इसमें, नेक्स्ट जो चीज सीखने वाली है, देखो अब ये कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं कार्ड के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूं यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। इसको 4 भागों में डिवाइड किया होता है। दो टाइप के रेड होते हैं, दो टाइप से रेड होते हैं, और दो टाइप के ब्लैक होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई। रेड कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? डायमंड और हार्ट। ब्लैक कार्ड कौन से होते हैं? ब्लैक को ब्लैक से ही लिखेंगे, ठीक है, क्लब और स्पेड, ठीक है। इनकी काउंटिंग करें तो ये 13, ये 13, ये 13, ये 13 होते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या क्या चीजें होती हैं? इनमें 3 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, सेम सेम, ठीक है, सेम चीज। एक होता है इक्का, से एस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा 2 से लेके 10, 2 से लेके 10 तक हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ये बात समझ आई। तो इस तरीके से बनते हैं 30 कार्ड्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैकेट 52 कार्ड विल बी रेड कार्ड। तो रेड कार्ड टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। कितने हो गए? 26 हो गए। यहां तक पता चलेगा। ऑन एस इक्के कितने हो गए? देखो एक इसमें इक्का मिला, एक इसमें इक्का है, एक इसमें इक्का है, एक इसमें इक्का है, और एक इसमें इक्का है। तो कितने हो गए? टोटल 4 हो गए इक्का। मगर जब मैं रेड कार्ड काउंट कर चुका हूं तो उसमें 2 इक्के पहले ही काउंट कर चुका हूं। चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने ऐड करने हैं? 2। तो टोटल कितना आ गया? 28। अब फॉर्मूले में लगाओ, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? 28 बटे में टोटल लिख दूंगा 52, ये 4 पे कट जाएगा, 7/13, ये आंसर बन जाएगा।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कैसा आया ये चीज सबसे मैटर करती है, तब मैटर करती है जब चीजें तुम्हें समझ आते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी समझ आई, मैं दोबारा से एक बार प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल आउटकम 28 बटे में 52, ये 4 से कट जाएगा, 7/13, 7/13 हमारा आंसर है। इस तरीके से करना है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आए। देखो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। बोला इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, तो पहले एपी की बात करें। देखो एपी क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। पहली बात समझ आई। अब एपी में हमें दो ही फॉर्मूले याद करने, एक एन का जिसे हम क्या नाम देते हैं, जनरल टर्म, nth टर्म, या काफी बार हम इसको लास्ट टर्म के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म के। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1। इसको क्या कहते हैं, ए को कहते हैं हम फर्स्ट टर्म, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और डी निकालने का तरीका क्या होता है, ए2 में से ए1 को माइनस करना, ठीक है। ए2 में से ए1 को माइनस करना, ये डी निकलता है, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला होता है सम का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1d। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस में en। क्या इसको हम किस नाम से लिख सकते हैं, l के नाम से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले होते हैं सम के, ठीक है। l का मतलब an का मतलब सब कुछ सेम है, यही चीज। अब क्वेश्चन में जो बोला है वो पढ़ते हैं। बोला थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म बोलिए तो इसका मतलब a3 के बारे में, a3 1 है और a9 जो है वो 19 है। देन 23rd टर्म, तो बोला a 23 टर्म निकालो। तो यहाँ पहले a और d निकालते हैं। तो a प्लस 2d का मतलब 1, देखो एक कम करके लिखा है, यहाँ पे एक कम करके लिखा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। a प्लस में 8d इक्वल टू 19, माइनस कर दो, ये a से a कट जाएगा, -6d इक्वल टू -18। तो d की वैल्यू आ गई 3, d3 आ गया। d जैसी 3 आया, इस फर्स्ट वाले में हम पुट कर देते हैं। तो a प्लस में 6 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई -5। अब A23 निकालना, तो A23 निकालने के लिए क्या करना होगा, A प्लस में 22d, तो -5 प्लस 22 इंटू 3, तो -5 प्लस 66, तो आ जाएगा 61। क्या 61 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंडों में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन करने। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो। देखो यहाँ पर एक टावर है, यहाँ पर एक टावर बनाया है, ठीक है। इसकी शेडो कुछ इस तरीके से यहाँ पे पड़ रही है, ये देखो ये वाली, ये पूरी शेडो, ये जो लेंथ है ना, ये हमारे पास गिवन है 1/√, ठीक है, किसकी हाइट की। अगर ये h है तो ये, अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेकंडों में समझ आ गया होगा, ठीक है, सेकंडों में समझ आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो देखो इसका ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर P और B का फॉर्मूला, मैं एक तरीका और बताऊंगा, सब्र करना, ठीक है। जब इसमें थीटा निकल जाएगा तो P की वैल्यू h है, B की वैल्यू 1/√3/h है, h से h कैंसिल, ये ऊपर पहुंच जाएगा √3। अब टेन थीटा में चेक करना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी देखो दो चीज होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम क्या देख रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये इस तरीके से, ठीक है। जब और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है इस तरीके से, ये चीज समझ आई। आप ध्यान रखना, इसमें ना एक ही ट्रिक समझ आती है, एक ही ट्रिक समझ आनी है। अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो √3 टाइम्स आएगा। अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो हमेशा जो आंसर आएगा ना वो यहाँ पर किसका √3 आएगा, ये इसका √3 आएगा, ये इसका √3 आएगा, यहाँ पर 1/√3 बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ना, कंफ्यूजिंग हो गया ना। चलो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, या एक काम करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला लगा देना, बस इतनी बात है, या क्या कह सकता हूँ, नहीं चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो अगर कभी भी एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो बस इतनी बात समझ लेना, अगर ये चीज गिवन है, जैसे h गिवन है, क्या गिवन है, h गिवन है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो √3/h आएगा, ये √3 टाइम्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है h,
h, और यहाँ पर पूछा गया है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर वो टाइम्स हो जाएगी √3h। जैसे अभी इसकी वैल्यू थी √3h, तो इसके अंदर जब h की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स कर देंगे। कितनी टाइम्स कर देंगे, √3 टाइम्स कर देंगे। ये एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको सिखाया जाता है ताकि आप सेकंडों में आंसर कर सके। जैसे ही मुझे दिखा भाई यहाँ पर ये h और इसका √3 टाइम्स है, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा ऑटोमेटिकली। इतनी बात समझ लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ, देखो मैं अगर मैं इसका √3 टाइम्स करूंगा, √3 टाइम्स करता हूं तो यहां पर h ही आएगा, h ही आएगा। तो ये बात यहां से क्लियर समझ आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, फिर एपी का क्वेश्चन आ गया। चलो अब ये मत समझना कि एपी का क्वेश्चन सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। बोला nth टर्म, बोला nth टर्म का मतलब n है, nth टर्म का मतलब m है, ये किया हुआ तुमने, और apth टर्म निकालनी है, ठीक है। वही तो बात बोला कि भाई nth टर्म और nth टर्म गिवन है, तो वहां पे भी सेम यही गिवन था। वैसे तो होमवर्क में देना चाहिए मुझे क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ m-1 d इक्वल टू n, यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से इसको भी ओपन करूँ तो यहाँ पर आएगा a प्लस में n-1 d इक्वल टू में n। इन दोनों को ऊपर नीचे रख सकता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, m है, ठीक है। यहाँ पे a दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, d कॉमन ले लो, -1 माइनस n प्लस 1 इक्वल टू में n माइनस, ठीक है। यहां से 1 से 1 कट जाएगा और माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये कैंसिल आउट होकर डी की वैल्यू -1 है। डी जैसे ही -1 आया, जैसे ही -1 आया तो यहाँ पे पुट करूंगा तो m-1 इंटू n, तो a की वैल्यू आ जाएगी -m+1 इक्वल टू n, तो a की वैल्यू आ गई n प्लस m-1, ये आ गया। अब pth टर्म निकालना, तो ए पी इक्वल टू में a प्लस में p-1d, तो यहां पर क्या करना है, बस n और m की वैल्यू पुट कर देंगे। p में भी आंसर है भाई, है बिल्कुल आंसर है, p-1 इंटू -1, तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस m-1 माइनस p प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर बचा n प्लस 1 -1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस तरीके से करना भाई, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको सॉल्व ऐसे ही करना होता है, ठीक है। इसको मैं बोल दूं कि भाई इसमें ये पुट कर दो, उसमें वो पुट कर दो, वो चीज नहीं होने वाली। जो चीज है रियलिटी यही है, इसको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, फॉर्मूले लगाओगे तो चीजें समझ आएंगी। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जिसमें जो चीज फिट हो सकती है मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला था बेस ऑफ द कोन, सबसे पहले अगर मैं कोन की बात करूं, कुछ ऐसे बनता है ना, ठीक है। ये कौन हो गया, ये आर होता है, ये एच होता है और ये एल होता है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L√h² प्लस, ये फॉर्मूला होता है। अगर इसकी उसकी बात करूं सीएसए की, तो सीएसए का फॉर्मूला होता है 2πr। वॉल्यूम की, पहले टीएससी की बात कर लेते हैं। टीएससी की बात करूं तो टीएससी का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस πr², तो यहाँ पर 2πr कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन, तो 2 प्लस में r, ठीक है, ये बन जाता है इस तरीके से। सॉरी, पाई लिख दिया गलती से, मिस्टेक होगी, यहाँ πrl है, पाई आर एल प्लस πr², तो πr कॉमन l प्लस r, ठीक है। सर्कल बार बार याद आ रहा था कि भाई सर्कल में कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो टीएस से हो गया। वॉल्यूम की बात करूं तो 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन में बता दूंगा। देखो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, हाइट और रेडियस है। देखो जब भी स्लेंट हाइट निकालनी हो ना, तो इनका स्क्वायर करके रूट कर दो, इनका स्क्वायर करके रूट कर दो। यही भी याद रखो, कभी भी कहीं पर भी स्लेंट हाइट निकालनी है तो स्क्वायर करके रूट कर दो दोनों का। तो यहाँ पर आ जाएगा 784 और ये 441, तो 5 और 12, ये आ गया 12, और 12 12 ये होता है ए ऑप्शन है। अब ए ऑप्शन आ गया, तुम्हें क्या वॉल्यूम और ये चेक करने की जरूरत है इस एग्जाम में, नहीं है बिल्कुल। ए ऑप्शन किसमें, इसमें है ए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन है। क्या बी ऑप्शन गलत हो गया, तो बी जहां पे भी वो गलत कर दो, ये गलत हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया,
ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये है। चेक कर लेना, वॉल्यूम के फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं और सीएसए का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, सेकंडों में क्वेश्चन हो गया, अब तुम चेक करते रह जाना, ठीक है। अच्छा मैंने कैसे चेक किया भाई, 1225, देखो यार एक बात बताऊं, 35 का मैं स्क्वायर करने जाऊंगा तो 5 तो पीछे आएगा, और चलो मैं बता देता हूँ कि 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं। 35 का स्क्वायर करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाता है, जब भी लास्ट में यूनिट में 5 हो तो 5 का स्क्वायर लिख लो, 25 दो डिजिट तक, आगे एक नंबर जो लिखा उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 12, ये आंसर हो गया, बस सेकंडों में समझ आ जाएगा। चलो चलो अब बात करते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं यहाँ दोनों फॉर्मूले लिखता हूँ, एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है भाई x2 में से x1 को माइनस करो, y2 में से y1 को माइनस करो और निकाल दो। यहां से यहां तक की दूरी, ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था, तो इनके बीच की दूरी ऐसे निकलती है। अब इसी तरीके से क्या हुआ, इसको सेक्शन में बांट दिया, जैसे 3:1 में बांट दिया, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, बांटने वाला कौन था, सी। इंटरनली देखो तुम्हारे बुक में इंटरनली है, वैसे 11th क्लास में हम एक्सटर्नली भी सीख चुके हैं, मगर इंटरनली है तो यहाँ पे ये चीज इस तरीके से आएगी, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये पॉइंट हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला, इसको हम m बोलते हैं, इसको हम n बोलते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, x के लिए इसको हम x मानते हैं, ये y मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है देखो x1 इंटू, देखो x1 को इससे मल्टीप्लाई करो n से, यहाँ पर x2 m से, m प्लस y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, y2 m ny1 बटे में m प्लस है। मैंने यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया कि ताकि तुम बुक से भी मिला सको, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं यार बुक में देखो, बुक में देखो, बुक में जैसे सेम मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करने वाले। चलो अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं सॉल्व, यहाँ पर देखो कैसे करने वाले, तो x की वैल्यू चेक करते हैं। देखो x की वैल्यू सब में अलग है, अगर तुम्हारी x की वैल्यू करेक्ट आ गई ना, तुम्हें y की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं। चलो x की वैल्यू करेक्ट देखते हैं, तो यहाँ पर कितना रेशो है, 8:5, यहाँ लिख देते हैं 8:5, और यहाँ पे लिख देते हैं 4 और -3 और 3 1 से, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 24 बना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4 बना, बटे में 4 कैसे आया, 3 + 1 तो कितना आ जाएगा 28/4, आंसर आ गया 7, ये ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर 3 आएगा, ये तुम निकाल के दिखाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला एरिया ऑफ स्क्वायर, जैसे ही दिमाग में आया एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का हमें फॉर्मूला भी थोड़ा सा रिवाइज हो गया, जो फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की भी दिमाग में आ गया, एरिया ऑफ सर्कल भी दिमाग में आ गया, πr²। अब बोला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी दिमाग में आ गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। देखो ये आता है, ये स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो 4 इंटू साइड, एरिया निकालना है, दो दो साइड सेम है तो साइड का स्क्वायर, इसका पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस जो होता है 2πr। तो यहाँ क्या बोला है, इफ एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 44, एरिया ऑफ द स्क्वायर 44, मतलब साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, 44 के बराबर है, तो साइड की वैल्यू आ जाएगी √44, या इसको हम लिख सकते हैं 2√11 लिख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ, ये निकालना, मगर इसके लिए तो r चाहिए भाई, बोला सेम पेरीमीटर, इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब 4 इंटू साइड इक्वल टू में 2πr है, 2πr है, तो साइड हम निकाल चुके हैं, साइड हम निकाल चुके हैं, कितनी निकल के आई थी 2√11 और 2πr, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो कभी भी ना यार पेरीमीटर गिवन हो ना और सर्कल का एरिया और पाई से रिलेशन आ जाए, तो पाई को भाई साहब खोलना मत, अपने आप कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, नहीं कटेगा तो लास्ट में ओपन कर लेना, उससे पहले ओपन मत करना, ठीक है, कोशिश करना। तो यहाँ पर आ जाएगा πr की वैल्यू, देखो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, πr की वैल्यू मेरे पास 44√11 आ गई। अब मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख लूं, या चलो पाई कंफ्यूज ना कर दे तुम्हें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाई इसके नीचे, ठीक है। पाई इंटू आर को मैं लिख सकता हूँ 4√11 बटे में पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज आ जाएगी पाई इंटू 16 × 11 बटे में पाई इंटू पाई, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 16 × 11 ये आ गया 22/7, ये एक 2 से कट जाएगा और ये 8 से कट जाएगा, आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, नहीं तो ये देख लेगा, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आ गई, देखो कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए तुम्हारे लिए ताकि तुम देख सको और चीजें कर सको, ठीक है।
कुछ भी ऐसी चीज नहीं बची है जो चीज एक्स्ट्रा नहीं है, ये एक्स्ट्रा चीज भी तुम्हें बताई जा रही है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे आया √2, यहाँ पर आ गया √2, तो भाई साहब √2 बटे में 1 प्लस √3 इक्वल टू में √6 बटे में x। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सोल्व करो। क्या मैं इसको थोड़ा और इजी कर सकता हूँ? देखो ये वाली चीज, इस वाले चीज को मैं एक ही, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिर्फ मैं तुम्हें तरीके बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुम खुद सोल्व कर लेना। ठीक है, इसको तरीके, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, √3 से रूट कट जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3 प्लस में 3। ये आंसर कहाँ पे गया भाई, माइनस, हाँ ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करना है। चलो अब बात करते हैं। यहाँ पे बोला है बाय सेलिंग 8 पेन्स, 8 पेन 75 रुपए के हैं और इसमें 25% लॉस हो जाता है। किसको लॉस हो जाता है भाई साहब? शॉपकीपर को। तो लॉस हो जाता है, इसका मतलब इसकी कीमत 75% है। तो हमें निकालनी क्या है? सीपी निकालनी। सीपी निकालने के लिए मुझे 100% जाना होगा, 100% की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब 8 पेन 100 रुपए में खरीदे थे किसी व्यक्ति ने। अब वो चाहता है कि भाई साहब 24% के प्रॉफिट में बेचे, तो कितने में बेचे? 124% के में। मतलब ये 8 पेन 124 में बेचने चाहिए, तो एक पेन कितने का हो जाएगा? 124 बटे 8 हो जाएगा। मगर बेचने कितने हैं, बेचने कितने हैं, सेल कितने करने हैं, ये चीज सबसे बड़ी बात है। 31/2, एक पेन की कीमत 31/2 या कह सकते हैं 15.5 रुपए है, 15.5 रुपए। हमें कितने खरीदने? 272, तो 31 इंटू 2, तो 31 से कट जाएगा 1 जा और 2, आंसर आ जाएगा 24। इस तरीके से करना, ये सेकंडों में चीज हो रही। भाई साहब 8 पेन 75 के थे, ये बेचने वाला था व्यक्ति, ठीक है, सोल्ड सोल्ड किए ना। मगर पहले, सबसे पहले खरीदने की तो वैल्यू निकालो। खरीदने की जैसे ही तुम वैल्यू निकालोगे, खरीदने की वैल्यू, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? तुम्हारा निकल के आ जाएगा उसकी कॉस्ट प्राइस, कि 8 पेन उसने 124 रुपए में खरीदे थे, 124 रुपए में खरीदे। जैसे ही तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस, अब तुम बेचने वाले क्या हो, ये थी कॉस्ट प्राइस होगी। अब तुम बेचने वाले कितने हो? अभी इसको टच मत करो ना भाई, हमें क्या जरूरत है 8 पेन। अब 8 पेन ही कितने बिकते, ये मान के चलो 124 में बिकते, वहां से एक पेन की कीमत निकालो। अब मेरे पास जेब में 372 रुपए, तो मैं कितने पेन खरीद पाता हूँ? 24 पेन। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 8। देखो मैं इसको कितना इजी कर सकता हूँ, कितना इजी कर सकता हूँ। 8 मल्टीपल्स हैं, 8 का मल्टीपल है, इसको 8 को बाहर रखो, साइड करो भाई, 8 क्या, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब 8 नंबर है मेरे पास, इसको 8 नंबर, ये 8 नंबर है। सबसे बड़ा नंबर 8 होगा और सबसे छोटा नंबर 1 होगा, बटे में 2 इंटू 8 कर दूं। अभी बताता हूँ ये क्या है। तो 4 इंटू 9 36, 36 इसका आंसर हो। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हो तो पहला और आखिरी को जोड़ दो, तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? एवरेज निकल के आ जाएगा। और मल्टीपल दिया हो तो उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, लिख देना लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड एवरेज ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, ये मैंने उसमें लिखवाए हैं तुम्हें, किस पे? फॉर्मूला शीट में जाकर देखो भाई, फॉर्मूला शीट सब चीज मिल जाएगी। क्वेश्चन कैसे नहीं होंगे फॉर्मूला शीट से यार? 2 क्वेश्चन फॉर्मूला शीट से आ रहे हैं, क्वेश्चन सेम टू सेम। ठीक है, चलो अब ये बात करते हैं। तो देखो यहाँ इसका मतलब a क्यूब है, इसका मतलब b क्यूब है, इसका मतलब c क्यूब है। अगर ये तीनों मिलाकर a b प्लस c मिलाकर 0 हो जाए, ये क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो हमेशा ये 3abc के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 3abc के बराबर होते हैं। तो देखते हैं, पहले 0 होते हैं नहीं, 25 माइनस 29 प्लस 4 हो गया 0। तो इसका मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू माइनस 29 है और सी की वैल्यू 4 है। अब ये गलती मत कर देना कि यहां पर क्या कर दो कि माइनस हमें गायब करना है। यहाँ पे ए बी सी बोला, यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, तो माइनस है। अब देखो मल्टीप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो देखो इनको जोड़ लो। ये दोनों 87 होते हैं माइनस के, और ये दोनों 100 होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जब भी मैं सीयूटी की तैयारी कराने स्टार्ट की थी, तो एक चीज जरूर बताई थी, भाई साहब 25 की टेबल को जरूर याद कर लेना, चाहे और किसी टेबल को याद मत करना, 25 की टेबल को जरूर याद कर लेना।
तो यहाँ पर इसको 100 से तो -8700 इसका आंसर। और एक और बात देखो, सब में माइनस दिख रहा है तो यही आंसर होगा, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी 0 आ जाए, मगर 0 कैसे आएगी, सारे नंबर मल्टीप्लाई में, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी बोला 36% कैन फिनिश अ 50% वर्क। तो पहले बात है, जब भी 50% वर्क हो तो पहले 100% वर्क निकाल लो। 100% वर्क कितने पे आ जाएगा, 24 पे। मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 24 दिन में 100% काम करता है कोई व्यक्ति। कितने व्यक्ति, 36 व्यक्ति। ये तो सीधा सीधा है। 72 व्यक्ति क्या करेंगे। देखो एक बात बताता हूं, जब व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो काम क्या हो जाता है, कम समय में होता है। जब व्यक्ति बढ़ जाते हैं तो काम कम समय में होता है। इतनी बात तुम ध्यान रखना, इतनी बात समझ आई। तो इसका आधा कर दो, 12 डेज आ जाएगा। नहीं समझ आता तो एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, WD, यहां पे लिखते हैं MDH। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, MDH। मैन कितने हैं, 36 मैन है। कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 24 दिन के लिए काम कर रहे हैं। काम कितना, एक काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितने मैन, 72। कितने दिन में काम कराना है, कितना काम कराना है, सेम काम कराना है। सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, आंसर 12 ही आएगा। मैंने तो फॉर्मूले से भी कर दिया, नहीं तो समझ से क्वेश्चन हो जाता। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन एंड 6 नोट्स, पेन और ये नोटबुक होगा प्लस 6 नोटबुक 800 रुपए। अब पता करना है 6 पेन और 8 नोटबुक की कीमत। तो जब भी यार मेरे पास तो दूसरी इक्वेशन नहीं, तो दूसरी इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशन में कुछ ऐसा जरूर दिया होगा, कुछ ऐसी वैल्यू जरूर दी होगी जो यहां पर चीजों को सॉल्व कर दे, जो यहां पे चीजों को सॉल्व कर दे। क्या मैं 2 से इसको हटा दूं, भाग कर दूं। अब मैं इसको 2 से भाग करके 400 आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर 6 बन रहा है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 पेन 9 नोटबुक 1200। यही हमारा आंसर। ठीक है, ये समझ आई। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, जब एलजेब्रा करने जाएंगे तो वहां पर मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका मतलब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या ये शेप मुझे दिख रही है नीचे, क्या ये शेप मुझे ऊपर दिख रही है, तो मैं इसके प्लेस पर ये फॉर्मूला लिख सकता हूं। ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में लिखने की भी जरूरत नहीं, ये दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, ए माइनस बी। ए माइनस बी 2.7 माइनस 2.2 मतलब 0.5। आंसर आ गया। बताओ कितना सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे क्वेश्चन करने में, काफी समय नहीं लगा। चलो ठीक है, चलो आज क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए HW रखते हैं, देखते हैं कितनी आपने तरीके से मेरी टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखी है, कितने अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन जो रहेगा ये आपके लिए HW रहता है। इस क्वेश्चन को आपको करके लेके आना है और देखना है कि भाई कितना अच्छे तरीके से तुम सीख पाए हो, और इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है भाई आंसर। आंसर जब तक तुम नहीं लिखोगे, क्वेश्चन तुम देख के करते रहोगे, तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। आंसर लिखो, गलती तो होगा भाई, गलत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी लिखोगे तो ठीक करने वाले हैं ना भी। कोई तुम्हें डांट थोड़ी रहा है कि भाई गलत क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत भी चलेगा मगर आंसर को सॉल्व करो। तो आज के लिए हम इतनी बात करते हैं। ठीक है, आप देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीजें सिखाई और सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तरीके से, बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से हमने चीजें सिखाई हैं। तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, सबके पास शेयर कर दो। तुम्हारे भाई मित्र भी कॉलेज में जाके मिलेंगे तो अच्छा तुम्हें महसूस होगा। तो इसलिए मैं कहता हूं सभी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में कमेंट भी करो, और साथ में एक बात और ध्यान रखना कि हमें ये सोचना है कि एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हम सभी के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। 50 आउट ऑफ 50 हमारा जीएटी में आना चाहिए। ठीक है, जनरल टेस्ट में 50 में से 50 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।